Today's topic is transistor as a switch. Here, figure 18.22a shows that the circuit in which a transistor it is used as a switch. It is another application of the transistor. In this diagram, you can see that the collector and the emitter, the terminals of the collector and emitter terminals are used as a switch, and while the terminals of base and emitter act as a control terminal that will decide whether the switch will stay on or it will stay off. यहाँ पे एक जो बल्ब अटैच हुआ हुआ है, this bulb when it will glow, it means that the transistor is acting as an on switch, और जब ये ग्लो नहीं करेगा तब यहाँ पे शो होगा कि ट्रांजिस्टर इस वक्त ऑफ स्विच के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब इसमें जो स्टेट है कि स्विच आइदर ऑन होगा या ऑफ होगा, ये कंट्रोल टर्मिनल्स बेस और इमिटर के पास हैं, और ये बेस और इमिटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक स्विच अटैच किया हुआ है, और ये बैटरी है जो कि VB बैटरी है जो कि बाइसिंग प्रोवाइड करेगी। अगेन यहाँ पे ट्रांजिस्टर हम कंसिडर कर रहे हैं एक NPN ट्रांजिस्टर, ये P टाइप उसकी बेस है, इसको हमने पॉजिटिव बाइसिंग, तो ये आपका बेस इमिटर जंक्शन जो है इस वक्त फॉरवर्ड बाइसिंग में है। अगर ये स्विच क्लोज होता है और यहाँ पे VB पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है, इन द केस ऑफ ट्रांजिस्टर एक्टिंग एज अ ऑन स्विच, जब इसको बेस को करंट प्रोवाइड किया जाता है, अब ये IB लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, हैवी करंट जो है वो बेस सर्किट को प्रोवाइड किया जाता है, एंड इट इज ट्रांसफर टू द कंट्रोल टर्मिनल, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ IC करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम द सर्किट। लार्ज अमाउंट ऑफ IC करंट को फ्लो करने के लिए रिक्वायर्ड है कि पोटेंशियल एट VCE should be small and it should be nearly equal to 0.1 volts, और इसको 0.1 वोल्ट किस तरह से रखा जाता है कि यहाँ पे इमिटर के टर्मिनल को देखें, दैट इज ग्राउंडेड। अगर ये इमिटर का टर्मिनल ग्राउंडेड है और यहाँ पे जो बेस इमिटर का जो टर्मिनल्स हैं दे आर एक्टिंग एज अ क्लोज स्विच, तो हम डायग्राम को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। अब ये एक क्लोज स्विच के तौर पे एक्ट कर रहा है। अगर इमिटर ग्राउंडेड है तो कलेक्टर भी ग्राउंडेड है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट IC करंट विल फ्लो, और जो कि एमिटर अटैच है जो कि इंडिकेट करेगा, और इस फ्लो ऑफ करंट की वजह से आपका ये बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ भी हम ट्रांजिस्टर की बाइसिंग उसी तरह से कर रहे हैं कि बेस इमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस है, while the collector and the base and collector junction is reverse bias. नेक्स्ट कंसिडर करते हैं कि अगर आपका ये जो ट्रांजिस्टर है इट इज एक्टिंग एज अ ऑफ स्विच। ऑफ स्विच का मतलब कि यहाँ पे जो स्विच है ये ओपन होगा, बाइसिंग इसको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, यानी IB करंट विल बी इक्वल टू 0। जब IB करंट इक्वल टू 0 होगा तो ऑब्वियसली IC कलेक्टर की तरफ भी करंट फ्लो नहीं करेगा, IC करंट विल आल्सो बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे कलेक्टर और इमिटर के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा it will be very large और it will act as an open circuit। तो ओपन सर्किट के तौर पे जब ये एक्ट करेगा तो लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इट विल रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट, और यहाँ पे ये CE जो है एज एन ओपन स्विच के तौर पे एक्ट करेगा, और ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर व्हेन इट इज यूज्ड एज अ स्विच, and in many electronic instruments transistor is used as a switch. अब here you can see that ये सर्किट है जिसमें ट्रांजिस्टर जो है एज एन ऑफ स्विच एक्ट कर रहा है। जब ऑफ स्विच के तौर पे एक्ट कर रहा है तो इसमें करंट गेन विल बी IC ओवर IB। जब यहाँ पे ऑफ स्विच है तब बेस की तरफ कोई करंट नहीं मिल रहा, बेस करंट विल बी इक्वल टू 0। अगर बेस करंट इक्वल टू 0 है तो IC दैट इज द कलेक्टर करंट विल बी आल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि कलेक्टर करंट इट इज द मल्टीपल बीटा मल्टीपल ऑफ IB।
जब IB की वैल्यू इक्वल टू 0 है तब IC की वैल्यू विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे IC विल बी इक्वल टू 0। सो ये जब आपका कलेक्टर इमिटर है ये नियरली इंफिनिटी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जब आपके ट्रांजिस्टर विल वर्क एज एन ओपन स्विच, यानी ये बेस इमिटर जो जंक्शन है इट विल ऑफर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगी, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम कहाँ पे मिलती है, जब हम कंसीडर करते हैं योर सर्किट इज एन ओपन सर्किट, तब आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलती है और ये रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है। Next topic is operational amplifier. Operation amplifier is also an important application of transistor. Electronic circuits में ये most commonly use होता है। हम इसको integrated amplifier भी कहते हैं। Integrated amplifier इसमें कि एक single unit है integrated form में जिसमें तमाम operations आप apply कर सकते हैं, यानी तमाम तरह के gates जो हैं AND gate, OR gate, NOT gate, वो सब by using a simple IC chip of operational amplifier आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देख लें कि इसकी डिफरेंट पिन्स होती। यहाँ पे एक आईसी या ऑपरेशनल एम्पलीफायर गिवन है जो कि एनक्लोज होता है, एक कैप्सूल शेप में है विच इज मेकिंग अ एम्पलीफायर सर्किट, और इसमें ये डिफरेंट पिन्स की पॉइंट्स हैं, 1 से लेके 8 तक पॉइंट्स हैं जिनके आप इन पॉइंट्स से, इन पिन से अटैच करते हैं। कोई भी इनपुट सिग्नल को अटैच करना है और कहां से आपने आउटपुट सिग्नल अटेन करना है, बाय यूजिंग दीज पिन आप इसमें से अटेन कर सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अगर सिंबल डायग्राम देखिए तो ये ट्रायंगल, उसमें एक इनपुट इन्वर्टिंग होता है और दूसरा इनपुट नॉन इन्वर्टिंग होता है। अगर इनपुट आपने प्रोवाइड किया है ऑन द इन्वर्टिंग टर्मिनल तो वो आउटपुट पे अपेयर होगी आफ्टर एम्प्लीफिकेशन हैविंग अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। लेकिन अगर आपने इनपुट प्रोवाइड किया है एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल तब एम्प्लीफाइड आउटपुट मिलेगी विदाउट एनी फेज शिफ्ट। इसकी उन्होंने डायग्राम से शो की हुई है, दैट इज द इनपुट एंड द आउटपुट for the case of inverting टर्मिनल को जब इनपुट या प्रोवाइड की जाएगी एसी सिग्नल तो वो एम्पलीफाई होगा, लेकिन उसके अंदर एज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। लेकिन जब प्रोवाइड की जाएगी इनपुट टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल तब एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगी विदाउट एनी फेज शिफ्ट। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इनपुट रेजिस्टेंस। अब इनपुट रेजिस्टेंस में आपका एक इन्वर्टिंग टर्मिनल है, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इनपुट का टर्मिनल है फॉर द एम्पलीफिकेशन। अब इस टर्मिनल में इस वैल्यू इज वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओम, यानी इन बिटवीन जो हम कंसीडर करते हैं कि इन बिटवीन, ये अपनी फिगर 18.25 देखी तो इसमें इन बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट द इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। रेजिस्टेंस इसलिए हाई होती है ताकि करंट का जो फ्लो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो इन बिटवीन द टू टर्मिनल। अगर ये रेजिस्टेंस लो होगी तो करंट इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग टुवर्ड्स द आउटपुट टर्मिनल वो इन बिटवीन द टर्मिनल्स फ्लो करेगा। तो ये रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई होती और इसकी वैल्यू सेवरल मेगा ओम्स में लाई करती है ताकि कोई करंट जो है वो फ्लो ना करे इन बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इनपुट। नेक्स्ट इज आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस यूजुअली आपने इस पे आउटपुट रिसीव करनी होती है, इसकी वैल्यू आइडियली फॉर द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0, जबकि एक प्रैक्टिकल एम्पलीफायर की फ्यू ओहम्स इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस होती है ताकि मैक्सिमम जो करंट है वो आपको आउटपुट टर्मिनल पे रिसीव हो सके।
तो इसको एक पॉइंट से ग्राउंड किया जाता है। तो ये सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस फॉर द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज वेरी स्मॉल व्हाइल द इनपुट रेजिस्टेंस इज एक्सट्रीमली हाई। The third characteristic of operational amplifier is open loop gain. Open loop gain is basically a ratio between the output voltage and the input voltage. अब यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हैं एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसमें इनपुट टर्मिनल्स के दो टर्मिनल्स हैं, एक इन्वर्टिंग है और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग। तो इनपुट वोल्टेज जो है इट लाइज इन बिटवीन द टू टर्मिनल्स, दैट इज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। तो यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ द टू टर्मिनल्स को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे डेवलप होती है इनपुट वोल्टेज। और जो आपका ये टर्मिनल है और ग्राउंड टर्मिनल है, इसके अबाउट आपको आउटपुट वोल्टेज मिलती है। सो ओपन लूप गेन इज द रेशियो बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज एंड द इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज में द डिफरेंस ऑफ द टू। और ये ओपन लूप गेन for an operational amplifier is extremely high and it is of the order of 10 raised to power 5. Now the next topic is operational amplifier as inverting amplifier. इसमें ये सर्किट डायग्राम शो हुई हुई है। अब इसमें इनपुट जो है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, इसमें से इनपुट सिग्नल थ्रू R1 रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट प्रोवाइड की गई है, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड। जब यहाँ पे इन्वर्टिंग उसमें प्रोवाइड की गई है तो आउटपुट ऑब्वियसली आपको मिलेगी विद अ फेज शिफ्ट, और आउटपुट जो है वो R2 के अक्रॉस से मूव करके यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल में प्रोड्यूस हो रही है। नाउ लेट्स सी हाउ दिस सर्किट इज वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। When operational amplifier is acting as an inverting amplifier, ये इनपुट का कोई सोर्स है, Vi is the source which is providing the input signal, जो कि रेजिस्टेंस R1 की थ्रू दैट इज करंट जो है करंट I या 1 आप कंसीडर कर सकते हैं, वो प्रोवाइड की जा रही है टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल को प्रोवाइड की गई, जबकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो ग्राउंड किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आउटपुट जो है, आउटपुट प्रोवाइड हो रही है एट दीज टर्मिनल, यानी ये टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के इन बिटवीन। आउटपुट वोल्टेज का कुछ पोर्शन प्रोवाइड हो रहा है connected head with the input that is non-inverting terminal with a resistance R2। ये R1 और ये रेजिस्टेंस R2 के साथ कनेक्ट किया गया है, और इसमें से करंट जो यहाँ की करंट होगा यही करंट फ्लो करेगा टुवर्ड्स द आउटपुट टर्मिनल दैट इज I1। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये सर्किट हमने बना लिया। अब इसके बाद हम इसको स्टडी करते हैं कि इन द केस कि आपका जो ये सर्किट में प्रोवाइड किया गया है, इस पे हाई आपको वोल्टेज गेन मिलेगा दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 5। तो वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या होती है, दैट इज द रेशियो बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज एंड द इनपुट वोल्टेज। ओपन लूप गेन इट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इनपुट वोल्टेज। इनपुट पे क्या लाई कर रहा है आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो इनकी इन बिटवीन जो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज है वो आपका कंसीडर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बाय V0 ओवर Vi, दैट इज द इनपुट वोल्टेज। नेक्स्ट हम ये केस कंसीडर करते हैं फॉर एनी वैल्यू। हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है, यानी द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, इज एक्सट्रीमली हाई।
अगर वो एक्सट्रीमली हाई है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि इन्वर्टिंग टर्मिनल and the non-inverting terminal are virtually at zero. Virtually zero at grounded, virtually grounded या virtually zero का मतलब है कि इनके about जो आपका difference है, that is potential about this is approximately equal to zero. ठीक है, अब ये approximately equal to zero है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि दोनों जो हैं, अगर इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो दोनों पोटेंशियल ड्रॉप एट इन्वर्टिंग एंड पोटेंशियल ड्रॉप एट नॉन इन्वर्टिंग बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल. तो हम इसको कहेंगे कि दोनों टर्मिनल जो हैं दे आर वर्चुअली ग्राउंडेड. अब ये वर्चुअली ग्राउंडेड है, अब हमने करंट डिटरमिन करना है. नाउ व्हेन वी हैव टू डिटरमिन द करंट, फर्स्ट ऑफ ऑल Now here consider कि आपकी resistance R1 के अक्रॉस जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है that is I1. अब I1 के जो टर्मिनल्स हैं वो किस टर्मिनल्स पे लाई कर रहे हैं? एक ये टर्मिनल VI के अबाउट है और एक ये टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ है. अब ये जो है वो वर्चुअली ग्राउंडेड है, ये 0 वोल्ट के ऊपर लाई कर रहा है. तो इसके लिहाज से आपका ये जो टर्मिनल है माइनस, इट विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, ये आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो हम ये लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू VI ओवर R1. यहाँ पे V नॉट की वैल्यू आएगी बल्कि यहाँ पे V इन्वर्टिंग वोल्टेज की वैल्यू आएगी. जो पहले लिखा था वो ठीक नहीं था, ये इन्वर्टिंग वोल्टेज की आएगी. इसमें ये वर्चुअली ग्राउंड होने की वजह से दैट इज VI is virtually equal to 0. दोनों इक्वल टू ग्राउंडेड हैं. अब वो ग्राउंडेड होने की वजह से इसको इक्वल टू हम 0 कंसीडर कर रहे हैं. नेक्स्ट हमने करंट डिटरमिन करना है फॉर रेजिस्टेंस R2. अब R2 के अक्रॉस हम कंसीडर करते हैं I2 इज द करंट फ्लोइंग. I2 जो है इसमें से करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब I2 को डिटरमिन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो R1 से आया है हम उसको एक साइड पे लिख देते हैं. I1 इज इक्वल टू VI ओवर R1. अब जो I2 है दैट इज रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है. उसका एक टर्मिनल कहां से कनेक्टेड है? विद V नेगेटिव, और दूसरा कनेक्टेड है V नॉट के साथ डिवाइडेड बाय R2. ये वर्चुअली ग्राउंडेड है तो हम ये लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 0 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R2. सो करंट वैल्यू I2 इज इक्वल टू माइनस V नॉट ओवर R2. ठीक है, तो यहाँ पे I2 करंट की वैल्यू आ गई दैट इज माइनस V नॉट ओवर R2. ये दो करंट्स की वैल्यू आ गई. अब हमने इसमें से डिटरमिन करना है अपना लूप गेन, ओपन लूप गेन दैट इज V नॉट ओवर VI. किस तरह से हम इसमें डिटरमिन करेंगे? हम इसको वैल्यू को अगर हम कंसिडर करते हैं कि नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू inverting and non-inverting terminal, so according to the Kirchhoff rule current I1 is equal to I2. करंट I1 is equal to I2 क्योंकि ये करंट एंटर हो रहा है और ये करंट लीव कर रहा है. सो करंट एंटरिंग द पॉइंट एंड करंट लीविंग द पॉइंट both are same according to the Kirchhoff rule. So according to the Kirchhoff rule I1 is equal to I2. इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. माइनस R2 इज इक्वल टू VI ओवर R1. इसको रीअरेंज कर लेते हैं. V नॉट ओवर VI इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1. अब नेगेटिव साइन indicates that there is a 180 degree phase shift. So
loop gain is equal to the ratio between the resistance, the output resistance and the input resistance. And हम ये देखते हैं कि gain is independent of what is happening inside the amplifier. इसके इनसाइड कुछ भी हैपन कर रहा हो, वोल्टेज हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये रेजिस्टेंस के ऊपर, इसकी वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है. और वोल्टेज गेन, ओपन लूप गेन is of the order of 10 raised to power 5 for operation amplifier acting as inverting amplifier. और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि आउटपुट विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज with respect to input.